Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आप बच्चों का NUST NET2 स्टार्ट है, जो कि आज डे 4 का पेपर आप तमाम बच्चों का हुआ। वो बच्चे जिनका डे 5, 6 या 7 या ऑनवर्ड आप बच्चों को डेट मिली हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डे 4 के तमाम फिजिक्स के एमसीक्यूज को करवाऊंगा। इसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें मैथ के एमसीक्यूज को करवाया गया, बेसिक मैथ के करवाए गए, इंग्लिश के करवाए गए। तो लाजमी जाके आप लोगों ने वो वीडियो को भी देख लेना है। तो इस एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के डे 4 के तमाम एमसीक्यूज को। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है उन तमाम बच्चों के लिए जिनकी थोड़ी तैयारी है या उनके मार्क्स कम आ चुके हैं, रिजल्ट आपके पास आ गया हुआ है, आप लोगों के मार्क्स कम आए, NET2 दिया या NET1 भी दिया था, उसमें भी स्कोर अभी आपके अच्छे खासे नहीं बने, NET2 में भी नहीं बने, तो हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। हमारा बैच अभी स्टार्ट हुआ, ये ऊपर दिए गए नंबर पे अभी कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। या वो बच्चे जो भी आने वाले डेज के अंदर अपना NET देने जा रहे हैं, अगर आप NUST NET2 आगे आने वाली डेट्स में देने जा रहे हो और आपको पता है कि मैंने पूरा पार्ट 1 पढ़ा ही नहीं है, मैंने ये 6 चैप्टर छोड़े हुए हैं, या आपने कोई स्पेसिफिक पार्ट छोड़ के जा रहे हो और आपको इस चीज़ का पता है कि मेरा स्कोर 150 170 में नहीं जा सकता है, आप वैसे एक एक्सपीरियंस के तौर पे जा रहे हो, तो NET3-4 आपका मेन टारगेट है। तो NET3-4 की प्रॉपर तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमारे बैच का हिस्सा बनो। खुद से तैयारी नहीं करनी, इधर उधर अगर अपना टाइम ज़ाया करोगे तो फिर यही होगा, चारों राउंड गुजर जाएंगे, किसी एक राउंड में भी 150 160 स्कोर नहीं बन पाता है और फिर बच्चा सेकंड ऑप्शन की तरफ चला जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हो आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी NUST, उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो लाजमी तौर पे हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो। ये ऊपर दिए गए नंबर पे अभी कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स के तमाम एमसीक्यूज को। इसमें मैं आप बच्चों के जो रिव्यूज़ हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बच्चों ने जो जो रिव्यूज़ भेजे, जो जो एमसीक्यूज भेजे लिख के, वो मैसेजेस भी मैं आपको शो कर देता हूँ। और उसके बाद जो एमसीक्यूज हैं हमने कंपाइल किए हैं, वो कंपाइल करके आप बच्चों के सामने यहाँ पे मैं उसको कंप्लीट उसका सोल्यूशन भी करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों ने जो जो मैसेजेस भेजे, जो बच्चे आज पेपर दे के आए, और उन बच्चों ने जो जो भेजे एमसीक्यूज, वो मैं आप बच्चों को यहाँ पे करवा देता हूँ। ओके जी, तो यहाँ पे ये नंबर आप लोग नोट कर सकते हो। आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बनो, आपको हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग NET4 और 3 की तैयारी स्केड्यूल में करना चाहते हो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर। अभी इस नंबर को नोट कर लो और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट मेरे भाइयों मेरी बहना। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बच्चे ने मैसेज किया कि ठीक है, मेहनत की है और रिजल्ट के लिए। अच्छा, आप सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं आप बच्चों के लिए। ये रैंडम है, अब इसमें मैथ भी होगा, फिजिक्स भी होगा, इंग्लिश भी होगा, लेकिन नीचे मैं आप लोगों को जो एमसीक्यूज अब करवाऊंगा ना, वो मैं फिजिक्स के करवाऊंगा नीचे चल के, ठीक है। विच इज़ नॉट हीट पंप, ये पूछा गया है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फिर डेजर्ट कूलर, ये ऑल ऑफ अबव वैसे बनता था, इस तरह का क्वेश्चन था। डेरिवेटिव ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पूछा गया। प्रोडक्ट रूल लगाना था। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, ये आपको मैथ का अलग से एक मिलेगा, मैथ का बच्चों को अलग से एक मिलेगा, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। वैसे आपको नॉर्मली एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये है ना, इसका डेरिवेटिव लेना है तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, इसका अगर डेरिवेटिव ले लो आप, यानी इसको आप ऐसे लिख लो कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये x से कैंसिल हो गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या बना, इसका फाइनल आंसर हमारे पास बना 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाता है, ठीक है। खैर, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करने हैं एमसीक्यूज। किसके हल करने हैं, हमने एमसीक्यूज हल करने हैं फिजिक्स के। ओके, यूनिट ऑफ पावर पूछा गया। फोकस एंड वर्टिक्स आर गिवन, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मेजर टॉपिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चा बता रहा है। मेजर टॉपिक्स इस बच्चे के पेपर में ये आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, वेक्टर्स, वेव्स, ऑसिलेशंस, और नॉर्मली यही होते हैं इंपॉर्टेंट हर एक बच्चे के पेपर में। मैं इन पे लाजमी कहूँगा, वैसे मैं हर पेपर पे आप लोगों को कह देता हूँ कि ये एक बच्चे के पेपर का सिनेरियो है, आप लोग सारा पढ़ के जाओ। फिजिक्स के मैं आपको जरूर बोलूंगा कि इन टॉपिक्स को पहले तैयार करो, इन चैप्टर्स को। नॉर्मली जो भी आप पेपर कोई रैंडम भी उठा के देखो ना, डे 1 वाले बच्चे का, डे 2 वाले बच्चे का, तो इन टॉपिक्स में से ही ज्यादा चीजें रिपीट हुई होती हैं।
उसके बाद सर एक तो सिंपल अरिथमेटिक मीन का फार्मूला, अच्छा मैथ का फिजिक्स का कह रहा है कि विच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम रेंज, कि इनमें से हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम रेंज में से कौन सी बात ठीक है, कौन सा रिलेशन ठीक होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम रेंज क्या होती है, हमारे पास आर मैक्सिमम क्या होती है, वी आई स्क्वायर अपॉन में जी। यानी मैं आपको एक सिंपल सी चीज़, इसको इधर ही मैं सोल्यूशन इसका करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोग जानते हो अच्छे तरीके से कि हमारे पास जो रेंज का फार्मूला है वो होता है वी आई स्क्वायर अपॉन में जी इनटू साइन ऑफ 2 थीटा। अब मुझे ये बताओ कि ये जो चीज़ हमारे पास लिखी हुई है इसको क्या मैक्सिमम रेंज ही बोला जाता है ना, ये आर मैक्सिमम होती है क्योंकि रेंज मैक्सिमम होती है 45 पे। अगर मैं यहाँ पे साइन ऑफ 45 डिग्री यूज करूंगा तो दैट विल बी साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 होता है 1, तो आर मैक्सिमम ये लिख रखा है। तो क्या मैं इसकी जगह पे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि आर विल बी इक्वल टू आर मैक्सिमम इनटू साइन ऑफ थीटा। तो ये एक रिलेशन हमारा साइन ऑफ 2 थीटा, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा हमारे पास एक ये रिलेशन बन जाता है आर मैक्सिमम में और हॉरिजॉन्टल रेंज में, ठीक है। यानी मैक्सिमम रेंज के बीच में और हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच में ये वी आई स्क्वायर अपॉन में जी, ये आर मैक्सिमम और आगे साइन 2 थीटा आ जाता है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारे पास इस ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ था, तो ये ऑप्शन ठीक है। गॉट इट, ओके। उसके बाद सर आई मार्क सही ऑप्शन, तो बेटा बिल्कुल आपने सही मार्क किया है। उसके बाद इंग्लिश करेक्ट स्पेलिंग्स, इंग्लिश के करेक्ट स्पेलिंग ये जो लेफ्टिनेंट के पूछे गए थे, ठीक है। तो ये LIEUTENANT, तो ये बी के अंदर ठीक लिखे हुए हैं। उसके बाद इंग्लिश में मैथ एनोलॉजी, जो पोमीग्रेनेट सीड्स हैं, तो इसी तरह करके था। उसके बाद है फिर बच्चों ने बताए हैं कि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इट विल बी मीडियम लेवल और डिफ़िकल्टी, एंड बाय क्लियर आई मीन कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी से कि अगर एक फार्मूला है अगर वो 10 वे से यूज़ होता है तो आपको 11 आने चाहिए। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये बच्चों ने मतलब बताया होता है, शेयर किया होता है। बाकी जो चैप्टर्स हैं तब उन्हें कल परसों अपने यूट्यूब वीडियो में बताए थे, बाकी पेपर उन्हीं में से आया था। 3 क्वेश्चन के नहीं सही समझ आई कि वो कहाँ से आए थे। बच्चा कह रहा है कि जो 2-3 MCQs हैं मुझे वो नहीं समझ में आई है। ऑब्वियस सी बात है, 200 MCQs करता है। अच्छा मैं एक और चीज़ बता, अब ना कई पैरामीटर्स उधर होते हैं। अभी आप ये वीडियो सुन रहे हो ना, आप ये वीडियो सुन रहे हो अपने घर के इन्वायरमेंट में, आप अपने रूम में बेड पे लेट के, कहीं पे चेयर पे बैठ के, बड़े कैजुअल वे में आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको भी सारी चीज़ें फुल क्लियर हो रही हैं। आप पूरे 100% पीस ऑफ माइंड के साथ वीडियो सुन रहे हो। लेकिन अब चीज़ें, अब आपको लग रहा है ये तो बहुत ईजी है, मुझे आती हैं। अब इशू पता क्या बनता है, अभी आप ये वीडियो घर में सुन रहे हो बहुत कैजुअल वे में, कहीं पे भी अपने आप रूम में सुन रहे हो, कहीं पे भी। लेकिन जब आप उधर पेपर देने जाते हो ना तो उधर इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं, क्योंकि सारे एक साथ ही ऐड होते हैं, एक साथ ही निकलते हैं। उधर बहुत रश होता है बच्चों को, कोई रश कोई ऐसे धक्कम पेल नहीं होती है, एक पूरा डिसिप्लिन में ही सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा बच्चे आए होते हैं उधर टेस्ट देने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। मैं गया भी था, ये 2-3 दिन गया भी था। नस्ट के जो पहले 2-3 दिन थे, बच्चों से रिव्यूज़ वगैरह लिए थे, वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद भी हैं। तो वहाँ पे ना बच्चों से मिले थे तो वो बच्चे भी यही कह रहे थे, यानी कि हर साल ही ऐसे होता है, हर साल में 4 राउंड है तो बच्चे यही होते हैं, पैनिक हो जाते हैं। हर बच्चों का ज़ाहिर बात है नया होता है, नए बच्चे होते हैं ना। मतलब इस साल जो बच्चे हैं इनमें से शायद कोई 10-15% होंगे या 5% होंगे जो अगले साल बीपीआर होंगे, लेकिन हर साल नए बच्चे होते हैं ना। तो उन बच्चों से भी मिले, पहले भी जाते हैं ना, बच्चों के रिव्यूज़ लेते हैं, ये पूछते हैं। तो मेन जो बच्चों को इशू होता है वो यही होता है, पैनिक हो जाते हैं इतने बच्चों को देख के कि इनमें से मैं कैसे टॉप कर पाऊंगा, मेरे स्कोर कैसे सही आ पाएंगे, और वो फिर उधर घबरा जाते हैं। तो इस वजह से उनको कई MCQs, कई टॉपिक्स ऐसे ही माइंड से निकल जाते हैं। अभी अभी बच्चे होते हैं कि अभी अभी मैट्रिक पढ़ा है, फिर इंटर पार्ट 1 क्लियर हुआ और टेस्ट देने जाते हैं ना तो पैनिक हो जाते हैं। इस तरह का टेस्ट पहले दिया नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम्स दिए होते हैं जहाँ पे आपके सारे क्लास फेलो बैठे होते हैं, मैक्सिमम ऐसा ही होता है जहाँ पे आपके क्लास फेलोज स्कूल के, कॉलेज के होते हैं बच्चे। तो इधर ये चीज़ का एक होता है, और आप बच्चों ने 3 घंटे एक जगह पे बैठना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें स्किप हो जाती है। दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, कोई इशू की बात नहीं है। 4-5-6-7 MCQs आपको भूल जाते हैं, तो आप अपने उन 4-5-6 MCQs की खातिर अपना पूरा पेपर ख़राब ना करो। जो आप लोगों को लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग MCQs हैं, जो आपको हार्ड लग रहे हैं, कि उनकी वजह से अपना पूरा पेपर अफेक्ट ना करें,
ठीक है। अच्छा जी, और यही चीज़ें बच्चों ने भी बताई, जाके उनसे मिले भी ना तो बच्चे भी यही कहते हैं कि सर ये 2 4 6 एमसीक्यूज़ थे। जो बच्चे तो बहुत ट्रिक एक यूज़ कर जाते हैं, उनको एमसीक्यूज़ को स्किप करके बाकियों की तरफ मूव करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और जो बच्चे उन्हीं 2 4 6 को लेके बैठ जाते हैं कि इनको करके जाना, ये चीज़ ठीक नहीं होती है, उनको बाद में देखेंगे, टाइम बचता है। अच्छा जी, उसके बाद है विच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द रिलेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है करंट वाले सारे चैप्टर कर लो फिजिक्स में एंड मैथ में, इंटीग्रेशन सीक्वेंस सीरीज वाला, ठीक हो गया, ओके। फिर है मैथ के बच्चे ने बताया, मैथ के फिर बताया हम मैथ की बात नहीं सुनेंगे, फिजिक्स का पोर्शन यहाँ पे बच्चे कह रहा है कि काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इट विल बी मीडियम लेवल, तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए आपको बच्चों को बोला जाता है कि अगर आप इधर उधर से तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो बैच का हिस्सा बनो जहाँ पे आपको एक एक लेक्चर को डिटेल में पढ़ाया जाता है। बैच के अंदर ना हम आपको एक एक लेक्चर को डिटेल के अंदर करवाते हैं, तो बैच को लाजमी ज्वाइन कर लो। NUT 3 4 की तैयारी के लिए ना बैच को लाजमी ज्वाइन कर लो, बहुत फायदा होगा आपको। आप देखना, यानी आपको सेग्रीगेटेड चीज़ें दी जाती हैं, एक एक सब्जेक्ट पे आपको 2 2 3 3 टीचर्स मिलते हैं, उसके बाद रिकॉर्डेड सेशन अलग से मिलते हैं, डेली की लाइव क्लासेस अलग से मिलती हैं, और जो डेली की लाइव क्लासेस हैं वो डेली बेसिस पे आपको मिल भी जाती हैं। अगर कोई बच्चा डेली की लाइव क्लासेस नहीं भी ले रहा है तो डेली की रिकॉर्डिंग साथ साथ मिलती जाती है हमारे पोर्टल के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद इंग्लिश के अंदर बच्चे ने ये बताया है, और उसके बाद बच्चा कह रहा है फर्स्टली आई वांटेड टू अपोलोजाइज में, ठीक है जी। ये बच्चा घर पहुंचा, उसके बाद उसने ये MCQs भेजे फिजिक्स के। फिर यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ये बच्चा कह रहा है मुझे याद आए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, रिजल्ट के लिए दुआ कह रहा है, तो बहुत दुआएं आप सब बच्चों के लिए। अच्छा जी, उसके बाद विच क्वेश्चन इज करेक्ट फॉर, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। और मैथ के मोस्टली कोनिक सेक्शन, जो कोनिक सेक्शन वाला है, स्ट्रेट लाइन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, उसमें से आ रहा है फिजिक्स के फर्स्ट ईयर के लास्ट 3 चैप्टर और सेकंड ईयर के लास्ट 3 चैप्टर, ये अच्छे से कर लें, इजीली 100 अबव आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। उसके बाद इजी था, इजियर देन प्रैक्टिस बुक्स। और फिर बच्चा कह रहा है करंट वाले सारे चैप्टर कर लो फिजिक्स में, मैथ में इंटीग्रेशन। तो ये बच्चे के रिव्यूज़ आपको पढ़ के दे रहा हूँ, आप खुद भी पढ़ रहे होगे साथ साथ, ठीक है। इस बच्चे को मैथ मुश्किल लगी है, मैथ पर्सनली हार्ड फॉर मी, इजी था, इजी था। अच्छा, ये फिर वेक्टर रिलेटेड न्यूमेरिकल मोस्टली थे, करंट वाले सारे चैप्टर कर लो फिजिक्स में, मैथ में, इंटीग्रेशन सीक्वेंस सीरीज वाला। तो ये बच्चों के रिव्यूज आप चेक कर सकते हो, ओके जी। फिर जो आज डे 4 में आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए वो आप लोगों के सामने कंपाइल किए, इनका मैं सोल्यूशन करवाता हूँ यहाँ पे। बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट इन दिस वीडियो, आप बच्चों को एक चीज मैं बता दूं कि पास एजुकेशन सिस्टम के बैच में आने के बाद आपको ये पोर्टल दिया जाता है। अब इस पोर्टल की ब्यूटी ये है कि एक बच्चा जो नस्ट की तैयारी कर रहा है, तो नस्ट में ये एडवांस मैथ आती है, नस्ट के अंदर एडवांस मैथ आती है, नस्ट के अंदर ये इंग्लिश आती है, नस्ट के अंदर ये फिजिक्स आती है। तो आप बच्चों ने जब हमारे बैच में एनरोलमेंट लेनी है ना, तो ये पूरा पोर्टल आपको दिया जाता है। अब इस पोर्टल के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है, एडवांस मैथ वाला सेक्शन है, एडवांस मैथ में जाओगे ना तो अभी हमारा बैच 3.0 चल रहा है, तो पिछले दोनों बैचेस की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, पिछले दोनों बैचेस की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, साथ में बैच 3.0 भी मिल जाता है, अलग से रिकॉर्डेड सेशन भी दे दिया आप बच्चों को, दो टीचर का दे दिया, मैम शरबानो के भी, सर बिलाल के भी रिकॉर्डेड सेशन दे दिया। उसके बाद और कौन सा आपका सब्जेक्ट है, एडवांस मैथ आपने पढ़ा है, उसके बाद सर मेरा तो बेसिक मैथ भी है, आ जाओ बेसिक मैथ के सब्जेक्ट के अंदर आपको मिलेंगे बैच 1.0 की रिकॉर्डिंग, 2.0 की और 3.0 अभी जो चल रहा है। अब बेसिक मैथ सिर्फ एक नस्ट के नहीं मिलेगा, एयर, बहरिया है, कॉमसेट्स है, दाऊद यूनिवर्सिटी है, फास्ट है, IB है, NTS है, नस्ट है। तो नस्ट का बेसिक मैथ ये आप लोग चेक कर सकते हो, नस्ट के बेसिक मैथ के ये तमाम टॉपिक्स, इन टॉपिक्स में आगे क्या क्या मिलेगा आपको, जैसे अलजबरा ओपन करता हूँ, अलजबरा के लेक्चर नोट्स, वीडियो लेक्चर और वर्कशीट, हर एक टॉपिक की इस तरह आपको डिटेल में चीजें मिलती हैं, हर एक टॉपिक की आपको इस तरह डिटेल में चीजें मिलेंगी। अच्छा, एक और मैं मजे की चीज आपको बताता हूँ, मैं बेसिक मैथ वाले फोल्डर में गया ना, तो बेसिक मैथ वाले फोल्डर के अंदर भी आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको ये तमाम फीचर्स मिलेंगे। उसके बाद एक बच्चा कहता है कि सर मेरा तो केमिस्ट्री भी है, तो केमिस्ट्री में आ जाओ, नस्ट के अंदर अप्लाइड साइंसेज वालों का केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी ये चीजें मिलती हैं। तो ये हमारा स्पेशल पोर्टल बच्चों को मिलता है बैच के अंदर। उसके बाद आपको प्रैक्टिस जोन मिलता है, प्रैक्टिस जोन तमाम यूनिवर्सिटीज का, एयर, बहरिया, कॉमसेट्स, दाऊद यूनिवर्सिटी, फास्ट है, जिकी है, IBA, ITU कराची यूनिवर्सिटी, लम्स है, मेहरान है, NED है, NTS है, नस्ट है, प्यास है, तो ये तमाम आपको प्रैक्टिस जोन मिलता है हमारे बैच में आने से। हमारे बैच में जैसे ही है तो ये पूरा प्रैक्टिस जोन मिलता है, यानी हम आपको पूरा 100% यानी 360 बाई 360 आप लोगों को
फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन ऑफर करते हैं, कोई लिमिटेड नहीं है, चेक कर सकते हो। एक बच्चा जो नस्ट, यूईटी, एनईडी, मेहरान, इन सब की तैयारी कर रहा है, फास्ट की तैयारी कर रहा है, फास्ट में बेसिक मैथ आता है वो इधर मौजूद है, फास्ट में और क्या आता है, एडवांस मैथ आता है, ये इधर एडवांस मैथ मौजूद है, एनालिटिकल आता है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा फास्ट के टेस्ट के अंदर आप लोगों को एसे राइटिंग है वो इधर मौजूद है, इंग्लिश आता है वो इधर मौजूद है, IQ आता है वो इधर मौजूद है, और क्या चीजें आती हैं, तो ये तमाम का तमाम आपको प्रोवाइड किया जाता है। केमिस्ट्री, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको रिकॉर्डेड सेशन में मिलेंगे, आपको प्रीवियस बैचेस की रिकॉर्डिंग में मिलेगी, अलग से प्रैक्टिस जोन भी मिलेगा, स्कॉलरशिप के टेस्ट की अलग से तैयारी आप लोगों को वो भी इसी पोर्टल में मिलेगी। तमाम आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है हमारे एक बैच के अंदर। तो अगर आप बच्चे चाहते हो कैजुअल में तैयारी हो, आपकी प्रॉपर तैयारी हो, तो यू मस्ट हैव टू ज्वाइन पास एजुकेशन सिस्टम सुपर प्रीमियम बैच। अब बैच में आना ज़रूरी क्यों है, खुद देख लो, इस लेवल की आपको तैयारी करवाई जाती है, इस लेवल के आपको फीचर्स मिलते हैं, खुद सोच लो कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं डे 4 के अंदर, जो आप बच्चों के MCQs पूछे गए उनको हम डिटेल के अंदर अब सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं डे 4 के फिजिक्स के जो MCQs आप बच्चों के आज के पेपर में आए, क्योंकि ये तमाम MCQs करना बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको हेल्प देंगे आपके डे 5, डे 6, डे 7 ऑनवर्ड जिस बच्चे के टेस्ट आ रहे हैं, तो ये MCQs लाजमी करके जाओ। मोस्ट प्रोबेबली आप बच्चों के टेस्ट में भी इस तरह के MCQs आ सकते हैं। यहाँ पे पहला MCQs है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस 17 सेंटीमीटर इज। अब वॉल्यूम हमसे पूछा जा रहा है सफियर का, तो पहली बात मैं क्या कर लूंगा कि अगर सफियर का वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो सफियर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट कर देंगे, V इज इक्वल टू 4/3, पाई की जगह पे आप पाई वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 22/7 में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब, तो आर हमारे पास कितना गिवन है 17, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17। वैसे एक बात सोचने वाली है कि जब आप इतनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाओगे, 17 को फिर 17 को फिर 17 को, और फिर 22 से मल्टीप्लाई कराओगे और फिर 4 से भी करवाओगे, तो ये कभी भी पॉइंट में तो आंसर नहीं बनने वाला, ये कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ये तरीका होता है MCQs को सॉल्व करने का। अब बच्चे नॉर्मली क्या गलती करते हैं, वो इनको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, भाई ऊपर इतना ज्यादा मल्टीप्लीकेशन है ना, ऊपर 4 इंटू 22 है और नीचे 3 इंटू 21 है, मान लो इसको भी 3 इंटू 21 ही मान लो। अगर ये सारे का सारा फैक्टर, एक बात कर रहा हूं, अगर ये सारे का फैक्टर कैंसिल भी हो जाता है, इन सब को मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या ये कभी पॉइंट में आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। मान लो कि अगर ये ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे होके कट जाते हैं, हालांकि ऊपर फिर भी कुछ वैल्यू बड़ी ही होगी, 4 इंटू 22 का आंसर बड़ा ही होगा, 3 इंटू 21 का आंसर उससे छोटा ही होगा, तो ऊपर फैक्टर बड़ा है नीचे फैक्टर छोटा है, तो इसका मतलब है 1 से बड़ी वैल्यू होगी ना, और उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर और ही बड़ा आएगा। मेरी बात समझ गए हो ना। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ नैनो टू एटो इज। अब नैनो हमने ऊपर लिखना है, नैनो क्या होता है 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई एटो क्या होता है 10⁻⁻18, ठीक है। जब ये ऊपर वैल्यू जाएगी तो ये क्या बन जाएगी 10⁻⁹। अब ये -18 है, ऊपर गई तो +18 बन गई, +18 बन गई। तो आप लोग जानते हो कि अब हमारे पास क्या बन गया 10⁻9, तो 10⁻9 हमारे पास कहीं पे लिख रखा है, यस दैट इज इन अल्फा ऑप्शन, सो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद एक और क्वेश्चन आज आप बच्चों का पूछा गया, 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर हो गया, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप बच्चों से पूछा गया, दैट वन इज 2 वेक्टर्स आर ऑफ मैग्नीट्यूड 50 एंड 31, द रिजल्टेंट माइट बी। अब रिजल्टेंट के बारे में आप लोग जानते ही हो कि रिजल्टेंट हमारा क्या हो सकता है, यानी हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, इससे छोटा या बड़ा हमारा रिजल्टेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन किस रेंज तक जा सकता है, वो इससे छोटा बड़ा हो सकता है, ये छोटा या उससे इक्वल हो सकता है इन दोनों के एडिशन से। ये चीज समझने में थोड़ी सी अजीब लग रही है, हालांकि इसका मतलब ये है कि इन दोनों वैल्यूज का ना ए और बी की मैग्नीट्यूड का डिफरेंस भी ले लो और फिर इन दोनों का समीशन भी ले लो, रिजल्टेंट इनके बीच में होगा। क्या जो डिफरेंस की एग्जैक्ट वैल्यू आई है रिजल्टेंट उसके इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या उनके जो समीशन की वैल्यू आई है क्या रिजल्टेंट उसके भी इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस बात का ये मतलब है। इन शॉर्ट अगर हल करके देखें तो 50 और 30 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बनेगा, अगर 50 तो ये हमारे पास इसमें से अगर आप ये सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हमारे पास कितना बना, तो ये 9
और 19 बनाना, तो 19 ऐसे ही है, और अगर एडिशन करोगे तो 81 बनेगा। तो इसका मतलब है रिजल्टेंट हमारा 19 और 81 के बीच में है, 19 और 81 के बीच में है। क्या 19 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या 81 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे देख लो, अब ये 91 है, अब 91 हो सकता है, 91 तो 81 से बड़ा हो गया, नहीं हो सकता। 78 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 19 और 81 के बीच में है, तो इसको मैंने लॉक कर लिया। 15 तो 19 से छोटा हो गया, ये नहीं हो सकता। 82 81 से बड़ा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? यानी रिजल्टेंट कैसे निकालना, दोनों का डिफरेंस ले लो और दोनों का समीशन ले लो, तो इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट होगा, इन दोनों वैल्यूज के बीच में। अब 78 इनके बीच में कहीं ना कहीं पे आता है ना इधर, तो इसलिए 78 विल बी द राइट ऑप्शन। अगर मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और भी होता और वो होता हमारे पास 24 या 26 का, तो क्या 26 भी रिजल्टेंट हो सकता है? यस हो सकता है, 19 और 81 के बीच में 26 आता है। मेरी बात समझ गया ना अब आप? क्या 9 हो सकता है? 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 19 से पहले 9 आता है, जबकि पहले वाली वैल्यूज नहीं। 19 और 81 के बीच में जो वैल्यू होगी वो रिजल्टेंट होगा, इंक्लूडिंग 19 एंड इंक्लूडिंग 81। गॉट इट? उसके बाद है इफ अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्टिंग थ्रू अ मूवमेंट आर्म, इतना दिया हुआ, प्रोड्यूस टॉर्क करता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। सिंपल सी बात है, टॉर्क क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? टॉर्क हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। टॉर्क यही पढ़ा हुआ है ना, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे टॉर्क हमें कितना गिवन है? प्रोड्यूसेस अ टॉर्क ऑफ स्क्वायर रूट 6। गॉट इट? इज इक्वल टू आर हमें कितना है? मूवमेंट आर्म। फोर्स 2 न्यूटन की है, मूवमेंट आर्म 2 हो गया, और फोर्स कितनी हो गई हमारे पास? यहाँ पे फोर्स हमारे पास 2 होगी सिंपल, और आगे साइन ऑफ थीटा बन गया। गॉट इट? अब यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, इफ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्टिंग थ्रू अ मूवमेंट आर्म भी इतना गिवन है। अब हमें साइन ऑफ थीटा एंगल निकालना है, तो साइन ऑफ थीटा विल बी व्हाट? ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर चल के डिवाइड हो जाएंगे। स्क्वायर रूट 6 तो ऊपर मौजूद ही है, और 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा? ये इधर चल के डिवाइड हो जाएगा, तो इधर चल के 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइड हो गया। अब आप लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 6 को आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 3 अलग और स्क्वायर रूट 2 अलग, और नीचे 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज चलता आ रहा है। अब मैंने ऐसे क्यों किया? ताकि मेरे पास ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आ गया? ऊपर स्क्वायर रूट 3 और नीचे सिंपल 2 आ गया, तो थीटा साइन इनवर्स इनटू ये बन गया, तो ये किस पे बनता है? 60 डिग्रीज पे बनता है। साइन ऑफ 60 पे ये बनता है, तो राइट ऑप्शन विल बी 60 डिग्री। सो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बैलून इज गोइंग अपवर्ड विद वेलोसिटी दे दिया है। अगर ऊपर की तरफ बैलून जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी ना, ग्रेविटी के ऑपोजिट है। इट रिलीजेस अ पैकेट व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ इतना, हाउ मच टाइम, टाइम कितना लगेगा? तो यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जी टी स्क्वायर आप लोग समझ गए होंगे, बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो डिस्टेंस कितना गिवन है? 65 मीटर, तो 65 पुट कर लिया, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी गिवन है? -12 हो जाएगी, -12 इंटू टी हो जाएगी, प्लस हाफ, अब जी का जी आ गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू आप कितने पुट कर लो? 10 पुट कर लो, और आगे हमारे पास टी स्क्वायर बन गया। गॉट इट? 2 5 10 आ गया, तो ये क्या बन गया? दैट विल बी 65 इज इक्वल टू -12 टी प्लस 5 टी स्क्वायर। गॉट इट? अब इसको एक इक्वेशन बना लीजिए, आप लोग इसको एक इक्वेशन बना लें कि ये हमारे पास इधर चल के माइनस हो जाएगा, तो 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 65 विल बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई है ना। अब इस इक्वेशन के अंदर दो तरीके हैं, टी की वैल्यू निकालो, लंबा चौड़ा तरीका है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, प्लस वाली होगी। दूसरा ये तरीका है कि बैक सॉल्व टेक्निक, ये सारी वैल्यूज को आप उठा के बारी बारी इक्वेशन में पुट करो, जिस पे ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी, जिस पे हमारी लेफ्ट हैंड जो है साइड वो राइट हैंड के इक्वल आएगी, वही चीज होगी। जैसे पहले 5 को उठा के पुट करता हूँ, तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर कितना बन गया? 25 बन गया। गॉट इट? -12 नीचे कर लेते हैं, इधर जगह थोड़ी बचेगी, तो इस तरह सही क्लियर नहीं होगा। तो अब इस इक्वेशन के अंदर मैं पहले 5 को पुट करने लगा हूं, तो अगर मैं 5 को पुट करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 5 इंटू 5 का स्क्वायर कितना बन गया? 25 -12 इंटू 5 -65 इक्वल टू 0। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 25
2 2 ज़ा 10 12, तो कितना बन गया 125। 125 माइनस, अब 12 को 5 से कर लें आप, 12 को 5 से कर लें तो हमारे पास कितना बनता है, दैट इज 70 60 बन गया 60। ठीक है, 60 माइनस 65 इक्वल टू 0। 125 में से 60 को माइनस करोगे तो 5 6, तो 65 माइनस 65 इक्वल टू 0। तो आप लोग समझ गए हैं कि 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 5 इज द राइट आंसर। 5 इज द राइट आंसर, क्योंकि 5 पे ही ये इक्वेशन क्या हुई है, सेटिस्फाई हुई है। तो आई विल चूज द राइट ऑप्शन इज 5। 5 इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, एक बैलून है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस भी गिवन था, तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो यूज़ नहीं होगी या थर्ड होगी। थर्ड के अंदर तो फाइनल वेलोसिटी उसने नहीं मेंशन की है, ठीक है, उधर से आप देख लो। और यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन कैसे आएगा थर्ड में, फाइनल तो ज़ीरो मानेंगे, बॉडी ऊपर चल के ज़ीरो हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, तो इसलिए सेकंड को यूज़ किया है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। गॉट इट, वहाँ पे जी भी आ जाएगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं मेंशन किया, तो ये प्रॉपर रीज़न है। सेकंड को यूज़ किया, यहाँ पे एक इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, तो लंबा चौड़ा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक तो ये तरीका कार है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, लेकिन एक दूसरा ये भी तो था ना कि मैं क्या करता, ये इन सारे ऑप्शंस को इस इक्वेशन में पुट करता। पहला ही पुट करने से 0 इज इक्वल टू 0 बन गया, तो बाकी ऑप्शन हमने देखे नहीं, और राइट आंसर 5 ही है। ठीक है, ये क्योंकि खुद देख लो ना कि 65 माइनस 65 कितना, 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका, और ये क्यों आया, क्योंकि जब हमने इधर 5 पुट किया, टी स्क्वायर था 5 का स्क्वायर 25 हो गया। गॉट इट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज आर, जो रेस्ट पे है या जो मोशन में है, बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग एन एनर्जी 18.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻17 जूल। व्हाट विल द स्पीड, स्पीड वी स्क्वायर यानी वी पूछ रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर हमने निकालना है, तो एनर्जी 18 है, तो एम मैथ उधर चल के अगर डिवाइड करेंगे तो 2 × 10⁻7 बनेगा। वैसे ये क्वेश्चन कई जगहों पे आप लोगों का रिपीट हुआ है, वैसे मैं करवा देता हूँ। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। गॉट इट। एनर्जी भैया दी हुई है 18.2 मल्टीप्लाई बाय -17 इज इक्वल टू हाफ। अच्छा जी, आगे एम मैस हमारे पास, अब एम कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मैस, 9.31 इंटू 10⁻31, और वी स्क्वायर, यही तो वी फाइंड आउट करना है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा फैक्टर डिवाइड हो जाएगा, तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 18, इसको मैं 18 ही मानूंगा, 10⁻17। कैलकुलेशन के अंदर ना आसानी लेके आओ, ठीक है। आगे 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, और इसको 9.3 को मैं 9 ही मानूंगा, इंटू 10⁻31, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हो, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाई ये -31 जब ऊपर जाएगा 17 में से माइनस होके, तो क्या बचेगा, जाहिर बात है -31 ऊपर गया तो प्लस, तो वैल्यू तो 10 की पावर प्लस में ही आएगी, कितनी आएगी 14। 31 में से 17 को माइनस करें, अगर 31 को 17 से करें, 11 में से 4, 2 में से 1 गया, तो 1 बचा, बिल्कुल 14 ही आता है। अब इसका वी स्क्वायर की वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, वी स्क्वायर की, ठीक है। तो वी अगर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लीजिए, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, और 14 कैंसिल होके कितना बन गया, 7 बन गया। तो वेलोसिटी निकाली है, तो मीटर पर सेकंड भी तो साथ आएगा। सो राइट ऑप्शन इज 2 × 10⁻7, तो जो कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इज द राइट चॉइस। गॉट इट, एवरीबॉडी क्लियर, कोई मसले की बात यहां तक, गॉट इट। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में पता हाफ एम वी स्क्वायर लगाया, वी स्क्वायर को साइड पे कर ले, बस ये पॉइंट को मैंने खत्म कर दिया, पॉइंट के बाद कोई इतना खातिर खा नहीं था, तो खुद ही निकल के आ गया, ठीक है। अब 10 की पावर से डिसाइड कर लो ना, 10 की पावर से डिसाइड कर लो कि 18 2 और 0.25 तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या होता है, मेरे ख्याल में सारे बच्चों को पता होगा वॉट होता है।
उसके बाद है द नंबर ऑफ, ये पता चल गया व्हाट होता है। उसके बाद नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 3 पाई रेडियन। तो सोचने वाली बात वैसे इसमें क्या है कि 3 पाई रेडियन है ना, मुझे ये बताओ 2 पाई रेडियन के अंदर कितने रेवोल्यूशन होते हैं। 2 पाई रेडियन, एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं, कितने रेवोल्यूशन होते हैं, एक रेवोल्यूशन होता है। तो भाई 3 पाई रेडियन में कितने होंगे, डेढ़ होगा, मतलब 1.5। नहीं समझे हो, 2 पाई रेडियन में एक पूरा रेवोल्यूशन है। ये देखो ना, एक सर्कल जब पूरा चक्कर काटता है ना तो 2 पाई रेडियन कवर होते हैं, 2 पाई रेडियन कवर होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, 1 रेवोल्यूशन। यानी 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन इक्वल होता है 1 रेवोल्यूशन के। तो उसने पूछा भाई 3 पाई रेडियन में कितने रेवोल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो 3 पाई रेडियन अगर 2 पाई रेडियन में 1 रेवोल्यूशन है तो 4 पाई रेडियन में कितने रेवोल्यूशन होंगे, 2 होंगे। 3 पाई रेडियन में कितने होंगे, 1.5 होंगे, 1.5 रेवोल्यूशन होंगे। 1.5 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2। 3/2 भी तो वही होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी 3/2। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक तो यूनिट मेथड भी है ना, उसको भी लगा लो। यानी 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, सो 1 पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 1/2 रेवोल्यूशन एंड 3 पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 2/3 रेवोल्यूशन। गॉट इट। 3 पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 2/3 रेवोल्यूशन, सॉरी 3/2 रेवोल्यूशन, ठीक है। यानी 3 पाई रेडियन will be equal to 3/2 revolution, यानी 1.5 रेवोल्यूशन। ओके, द वेलोसिटी ऑफ इट, नहीं तो ये सबसे सिंपल, इसमें और क्या सोचना, 2 पाई रेडियन में 1 रेवोल्यूशन है, 3 पाई रेडियन में 1.5 हो जाएगा। 1.5 क्या होता है, 3/2 होता है। 2 तो नहीं ना, 1.5 होता है। 3 भी तो नहीं होता, 1/2 तो हाफ होता है, 1/6 तो ज़्यादा ही पॉइंट में बन जाता है ना। ओके जी, उसके बाद है द वेलोसिटी ऑफ इट इज एट बॉटम 4/3 स्क्वायर रूट इनटू GH होती है बॉटम के ऊपर डिस्क की वेलोसिटी, जो कि बी ऑप्शन में मुझे दिख रहा है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट, सही। आगे चलें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, ये क्लियर हुआ आप तमाम बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the dimension of coefficient of viscosity? Coefficient of viscosity होता क्या है, F is equal to 6 pi eta r v t। तो मेरे पास ये ईटा को निकालना, coefficient of viscosity, F डिवाइडेड बाई 6 पाई कांस्टेंट है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। डायमेंशनल जो एनालिसिस है, डायमेंशन एनालिसिस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अब मुझे ये बताओ, फोर्स M की M आ गई, आगे A की LT-2 आ गई, है कि नहीं है। आर भी डिस्टेंस होता है वैसे, चलो मैं अलग से इसको लिख लेता हूँ। आर डिस्टेंस एल और वेलोसिटी की LT-1, तो L²T-1 है कि नहीं है। ये एक लेंथ से कैंसिल हुआ तो क्या बच गया, m। ये एक L ऊपर गया तो L-1 और ये ऊपर गया तो ये +1 तो T-1, तो ये बन गया ML-1 T-1 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन, जो कि हमारे पास लिख रखी है सी ऑप्शन में। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए वाटर ड्रॉपलेट इज डिपेंडेंट ऑन। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, VT इज इक्वल टू 2ρg r² अपॉन 9 ईटा। 2ρg r² या 2gr² रो कह लो, या 2ρg r² अपॉन 9 ईटा। तो टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है, रेडियस पे। बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बोथ वाला नहीं होगा ये, वैसे मैं तो बहुत कम ये केस देखा कि बोथ वाला ऑप्शन ना हो। नॉर्मली 90% केसेस में यही होता है कि बोथ वाला ऑप्शन ही करेक्ट होता है। ये 95% ऐसा ही होता है कि बोथ ए एंड बी वाला ही केस ठीक होता है। लेकिन यहाँ पे रेडियस है तो रेडियस ही लगाएंगे, क्योंकि मैथ्स तो नहीं है, ठीक है, फार्मूला में। ओके, उसके बाद है इफ लेंथ ऑफ सिंपल, होता ही नहीं ना, मैथ्स अब नहीं है तो क्या कहेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए वाटर ड्रॉपलेट इज डिपेंडेंट ऑन, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए वाटर ड्रॉपलेट इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस। गॉट इट। अच्छा जी, और इस पे ग्रेविटी पे भी करती है, डेंसिटी पे भी करती है, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो मैथ्स और रेडियस है, तो हमने किसको चूज कर लिया, रेडियस को चूज कर लिया। ओके जी। उसके बाद है नेक्स्ट, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज 4 टाइम, तो पेंडुलम डबल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ तो फ्रीक्वेंसी में हाफ लगा लूंगा। नहीं समझ आई, देखो ना। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई इंटू L अपॉन में G। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन में 2 पाई
इनटू जी अपॉन में एल। गॉट इट। तो अगर लेंथ को 4 टाइम करोगे तो लेंथ नीचे आ रही है ना, तो नई जो फ्रीक्वेंसी है 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा तो वो नीचे ही 2 आएगा ना, क्योंकि लेंथ नीचे आ रही है, और आगे पूरे के पूरी पहले वाली फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई? नहीं, हाफ हो गई। गॉट इट। सोचने वाली बात है, लेंथ के टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट के, तो लेंथ 4 टाइम करोगे तो स्क्वायर रूट से 4 कैंसिल होकर 2 आ गया, तो टाइम पीरियड डबल हुआ। टाइम पीरियड डबल हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? हाफ होगी, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन में टाइम पीरियड। ओके जी। द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज डायरेक्टेड टुवर्ड, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। गॉट इट। ओके जी। उसके बाद है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होता है। उसके बाद भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव एज अ सोर्स अप्रोचेज द ऑब्जर्वर, सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है इफ एन ऑर्गन पाइप इफ वन साइडेड इज क्लोज, उसकी जो ऑर्गन पाइप है उसकी वन साइड क्लोज है, देन इट इज प्रूव्ड दैट हार्मोनिक्स विल बी ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स में होंगे। बुक लाइन है आपकी ये भी। उसके बाद है, क्लियर है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये अनपोलराइज्ड लाइट को बताता है, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है। उसके बाद द सेंट्रल फ्रिंज इन डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन बाय यूजिंग अ सिंगल स्लिट इज ब्राइट, सेंट्रल स्पॉट क्या होता है? ब्राइट होता है। वाईडीएससी में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है वाईडीएससी दो फिनोमिना को प्रूव करता है, एक इंटरफेरेंस को, एक डायफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन को। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ हीट पंप, तो डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर सारे ही हीट पंप के तौर पे यूज होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास कोई और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, कंप्रेशन ऑफ गैस अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्रेशन ऑफ गैस क्या बन जाता है? आइसोथर्मल। सो राइट ऑप्शन विल बी आइसोथर्मल, बीटा ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हो एक स्केड्यूल में तैयारी हो NET 3 और NET 4 की, उसके लिए हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तमाम स्टूडेंट्स अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें और इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। एज पर प्रॉमिस आई टोल्ड कि मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि पास एजुकेशन सिस्टम का रिजल्ट बच्चों का किस लेवल का होता है। तो रिजल्ट चेक करें। नस्ट की बात हो रही है ना, तो नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन हमारे बैच के बच्चे की, इनके रिव्यूज भी पड़े हुए हैं। नस्ट में 171 का स्कोर हमारे बैच के बच्चे का है, इसके भी रिव्यू पड़े हुए हैं। इसके बाद इस बच्चे के भी रिव्यू पड़े हुए हैं। 171 वाले जो बच्चे हैं उनके भी, 171 वाले बच्चे के भी रिव्यू पड़े हुए हैं। माशाल्लाह वो बहुत ही ब्रिलियंट मार्क्स लेके आया ये बच्चा भी 171 वाला, आप चेक कर सकते हो। इनके रिव्यूज़ भी पड़े हुए हैं, पहले वाले के भी पड़े हुए हैं, ये पिछले साल के टॉपर है, इनके भी रिव्यूज़ पड़े हुए हैं, तमाम बच्चों के रिव्यूज़ पड़े हुए हैं। ठीक है। उसके बाद प्यास यूनिवर्सिटी में टॉपर्स हैं, फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टॉपर, आप लोग ये रिजल्ट देखते ही रहते हो। अगर आप लोग चाहते हो आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, तो आप लोग हमारे बैच का अभी हिस्सा बन सकते हो। इस नंबर को नोट कर लो, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर लो। आप बच्चों की बहुत अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। उधर चल के घबरा नहीं जाना, परेशान नहीं हो जाना, पानी वगैरह पी के जाओ, हाइड्रेटेड हो के जाओ। उधर आपको इतना चलना नहीं पड़ेगा। गेट 4 से जब आप एंटर होगे तो साथ ही एग्जामिनेशन हॉल है आपका। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के साथ शेयर करें। जिन जिन बच्चों के 140 प्लस 150 प्लस आ रहे हैं, 160 प्लस आ रहे हैं, लाजमी तौर पे शेयर करें। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।